मूवी की शुरुआत में हमें 1967 का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक लक्ष्मी नाम की लेडी घर के अंदर आती है और वो देखती है कि घर में सभी लोगों का मर्डर हो रखा है। ये सब देखकर उस लेडी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें वहीं पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी और वह धागे से खेल रही थी। अब लक्ष्मी अटैची में एक डायरी और कुछ सामान रखती है और फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब एक जंगल में वैन के अंदर डॉक्टर नायर एक हॉस्पिटल में जा रहे थे वहाँ का इंस्पेक्शन करने, जिसके बाद ड्राइवर नायर को आधे रास्ते में छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसके बाद का रास्ता बहुत ज्यादा ही खराब था और वहाँ पर वैन नहीं चल सकती थी। अब डॉक्टर नायर को पैदल ही चलकर जाना पड़ता है और रास्ते में डॉक्टर नायर को एक आदमी मिलता है जिसका नाम अवचरण था और वो हॉस्पिटल में ही काम करता था। अब दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ डॉक्टर नायर उसे बताता है कि मैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। यह सुनते ही अवचरण एकदम से कहीं गायब हो जाता है, जिसको पहले डॉक्टर नायर ढूंढते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल का दरवाजा रेणुका नाम की लड़की खोलती है जो कि उस हॉस्पिटल की केयर टेकर थी। अब डॉक्टर नायर अपने बारे में रेणुका को बताते हैं और तभी वहाँ जीवन नाम का एक पेशेंट आता है जो रेणुका को अपने साथ ले जाता है। उसी समय वहाँ पर एक नन आती है जो डॉक्टर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगती है, पर वो लड़की भी उसी हॉस्पिटल की पेशेंट निकलती है। अब डॉक्टर नायर इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर बेंजामिन से जाकर मिलते हैं जो उस पूरे हॉस्पिटल को चलाते हैं और डॉक्टर बेंजामिन नायर को बताते हैं कि वो इस हॉस्पिटल में सभी पेशेंट को हिप्नोसिस की हेल्प से ठीक करते हैं और उनकी पुरानी यादों को मिटा देते हैं। तभी डॉक्टर नायर कहते हैं कि मुझे हिप्नोसिस पर ज्यादा विश्वास नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर बेंजामिन अपनी जेब से एक लॉकेट निकालते हैं और डॉक्टर नायर को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देते हैं। और फिर जब डॉक्टर नायर को होश आता है तो वो फिर से वही कहते हैं कि मुझे अभी भी हिप्नोसिस पर बिलीव नहीं है। आगे डॉक्टर नायर बेंजामिन को पेपर देते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी रिपोर्ट के लिए यहाँ के सभी पेशेंट से मिलना होगा, तभी तो मैं यहाँ की पॉजिटिव रिपोर्ट आगे भेज पाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर नायर के जाते ही बेंजामिन उन पेपर्स को आग में फेंक देता है और हमें समझ आता है कि वो उस डॉक्टर से चिढ़ चुका है। अब आगे रेणुका वहाँ के एक पेशेंट से डॉक्टर नायर को मिलवाती है जो कि एक प्रोफेसर था और वो अपनी फैमिली को लेटर लिख रहा था। डॉक्टर नायर उससे पूछते हैं कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो प्रोफेसर नायर को कहता है कि क्या तुम शायद फ्राइडर का मतलब जानते हो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे वही प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से वो वहाँ एडमिट है। तब डॉक्टर नायर कहते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। उसके बाद जाते समय प्रोफेसर रेणुका को वो लेटर पोस्ट करने के लिए देते हैं, जिसको रेणुका रूम से बाहर आते ही फाड़ के फेंक देती है। नायर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो रेणुका कहती है कि इसकी फैमिली तो कई साल पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है और यही कारण है इसके पागल होने का। उसके बाद रेणुका नायर को दूसरे पेशेंट पे ले जाती है जिसका नाम होता है हुसैन और वह एक पेंटर था। हुसैन उस हॉस्पिटल में काफी टाइम से था। नायर हुसैन की हाल ही में बनाई हुई पेंटिंग को देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो पेंटिंग तो नायर के जंगल से आने की तस्वीर लग रही थी। तब रेणुका बताती है कि हुसैन यहाँ पर पिछले 4 साल से है और वो अपनी पेंटिंग में लोगों का फ्यूचर ड्रॉ कर लेता है। जिसके बाद नायर हुसैन के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ जाता है। तभी नायर को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नायर कहता है कि ये किसकी आवाज थी, तो रेणुका कहती है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, वैसे कोई आवाज आई भी होगी तो वो कोई लड़की की नहीं बल्कि किसी जानवर की होगी, क्योंकि यहाँ आसपास जंगल ही है। अब नायर बाकी के पेशेंट से मिलता है और कंफर्म करता है कि वो लोग ठीक है ना। जब नायर को सभी पेशेंट से मिलने के बाद ये तसल्ली हो जाती है कि वो सब यहाँ पर सेफ हैं, तो वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी नायर को कमला नाम की पेशेंट के सर पर जख्म के निशान दिखते हैं और उसे पता चलता है कि ये निशान कमला को छठे पेशेंट के कारण आए हैं। अब नायर बेंजामिन से उस पेशेंट को देखने की बातें करता है। बेंजामिन तब बताता है कि वो कोई पेशेंट नहीं है बल्कि वो मेरी बेटी है जिसका नाम नित्या है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसी कारण से उसे स्पेशल सेल में रखा गया है क्योंकि नित्या के पास जो कोई भी जाता है वो उस पर हमला कर देती है। यह सुनने के बाद भी नायर उससे मिलने उसके सेल में जाता है और नित्या नायर को देखकर कुछ अलग ही बर्ताव करती है जैसे उसमें कोई भूत हो और तुरंत ही वो नायर को एक चाटा लगा देती है जिससे नायर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब नायर की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में था और उसकी जेब में एक फोटो का टुकड़ा भी था जिसे उसकी जेब में किसने रखा उसे समझ नहीं आता। उसके बाद नायर सिक्योरिटी से बचकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने वही चीख सुनी थी और वहाँ पर उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जिसकी चाबी भी उसे वही दीवार पर रखी हुई मिलती है। अब नायर उस गेट को खोलकर अंदर जाता है और वहाँ उसे एक सेल दिखाई देता है जहाँ पहले तो नायर को कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी नायर को एक लेडी की आवाज आती है और वो उसके सामने आ जाती है। वो लेडी नायर को अपना नाम लक्ष्मी बताती है और कहती है कि तुम नित्या को अपने साथ ले जाओ
क्योंकि नित्या को डॉक्टर बेंजामिन ने ही पागल बनाया है और वो यहाँ पर उसे खूब टॉर्चर भी करता है। यह सुनते ही नायर बेंजामिन के ऑफिस जाकर नित्या की केस फाइल ढूंढता है और तभी उसे बेंजामिन के टेबल के नीचे वो फाइल मिल जाती है। अब नायर जब उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि नित्या को बेंजामिन ने इलेक्ट्रिक शॉक जैसी कई सारी चीजों से टॉर्चर किया है। जिसके बाद नायर फिर से नित्या के सेल में जाता है जहाँ नित्या नायर पर फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार नायर उसे रोक लेता है और उसे एक धागा खेलने के लिए देता है। उसके बाद नायर नित्या को अपने साथ सेल से बाहर ले आता है। जैसे ये खबर बेंजामिन को होती है वो घबराकर नित्या के पास आता है जहाँ नित्या एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी और वहाँ नायर आकर कहता है कि नित्या को सिर्फ प्यार की जरूरत है, किसी ट्रीटमेंट की नहीं। अब रेणुका बेंजामिन को कहती है कि वो डॉक्टर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अगर उसने नित्या को ठीक कर दिया तो उनके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। तब डॉक्टर कहता है कि नित्या इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। अब यहाँ पर किस बारे में बात हो रही थी वो हमें एक फ्लैशबैक में जाकर पता चलता है। असल में 5 साल पहले लक्ष्मी नित्या को बेंजामिन के पास लाई थी, क्योंकि नित्या बेंजामिन के बड़े भाई की बेटी है और वो काफी अमीर है। लक्ष्मी बेंजामिन को एक डायरी देती है जिसमें नित्या के बारे में सब कुछ लिखा था और ये वही डायरी थी जो लक्ष्मी ने शुरुआत में उठाई थी। साथ ही लक्ष्मी नित्या के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उन्हें सौंप देती है कि आप ही अब इसको अपनी बच्ची की तरह संभालो। प्रॉपर्टी के कागज देखने के बाद बेंजामिन को लालच आ जाता है, इसलिए वो नित्या को पागल बनाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की सोच लेता है। अब बेंजामिन अपने टेबल के नीचे नित्या की फाइल देखता है, लेकिन वो तो वहाँ होती ही नहीं और फिर बेंजामिन समझ जाता है कि ये काम तो नायर का ही हो सकता है और वो अपने लोगों से उस फाइल को ढूंढने के लिए कहता है। इधर नायर एक पुल पर नित्या की वही डायरी लेकर खड़ा था। अब वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब हमें नित्या के परिवार को दिखाते हैं, जिसमें नित्या के पिता जय नारायण के 2 भाई थे और उनके साथ ही उनकी बहन लक्ष्मी भी रहती थी और लक्ष्मी का एक बेटा था विनय। नित्या बचपन से ही काफी शर्मीली लड़की थी जो किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी विनय से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और उन दोनों की कंडीशन एक जैसी थी। अब एक दिन नित्या की दिमागी हालत सही न होने के कारण जय नारायण के दोनों भाई जय नारायण, लक्ष्मी और उन दोनों बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद जय नारायण नित्या के साथ अलग रहने लगे थे। एक दिन जय नारायण देखते हैं कि भले उनकी बेटी दिमागी रूप से एकदम सही नहीं है, लेकिन उनकी बेटी बहुत ही शार्प माइंडेड है, इसलिए वो अपनी बेटी को कलारी पत्तू सिखाने लगते हैं जो वहाँ का मार्शल आर्ट है। अब एक बार फंक्शन में जय नारायण अपने कलारी पत्तू का प्रदर्शन वहाँ दिखा रहे थे। तभी जय नारायण का भाई नित्या को सबके सामने कलारी पत्तू दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि जय नारायण ने गांव वालों के कहने के बाद भी अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा था, इसलिए वो चाहता था कि आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। अब नित्या आती है और सबके सामने वो मूव करके दिखाती है और गाँव वाले ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखते जय नारायण का भाई नित्या को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और नित्या भी वहाँ पर उस फाइट को जीत जाती है, जिससे जय नारायण बड़ी शान से वहाँ से चले जाते हैं। अब एकदम से नायर उस पुल से नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। अब नायर को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आकर बचा लेते हैं, लेकिन वो डायरी पानी में ही खो जाती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए नायर के पास डायरी नहीं थी, इसलिए अब वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ वो नित्या से पूछता है कि आगे फंक्शन के बाद क्या हुआ, लेकिन नित्या उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। जिसके बाद वहाँ रेणुका आती है और वो नर्स से नित्या को ले जाने के लिए कहती है और फिर वो नायर को सिड्यूस करने लगती है ताकि उसे ये पता चल जाए कि नित्या की केस फाइल कहाँ है। लेकिन नायर तभी रेणुका को रूम से निकल जाने के लिए कहता है और फिर गुस्से में रेणुका कहती है कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं, लेकिन यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। अब नायर अपनी अटैची में नित्या की फाइल छुपाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है और कोई आवाज आने लगती है। आवाज के पीछे नायर बाहर आता है और उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही छोड़े थे डॉक्टर बेंजामिन के कहने पर। नायर भागते भागते नेट पर चढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से वो सिक्योरिटी गार्ड गोली चला देता है और नायर वहाँ से गिरकर बेहोश हो जाता है और वो कुत्ते भी नायर को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। अब हमें एकदम से हुसैन को दिखाते हैं जिसने सेम वही सीन की पेंटिंग बनाई थी जो अभी नायर के साथ हुआ था। अब सुबह के समय नायर अब चरण के साथ बैठा था जो उसे समझाता है कि सिर्फ एक केस के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो। नायर को समझ आ जाता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से नित्या को लेकर जाना चाहता है। अब नायर फिर से नित्या के पास जाता है और बात करता है, लेकिन वहाँ पर जीवन आता है जो कहता है कि तुम नित्या से दूरी रहो, क्योंकि जीवन नित्या को पसंद करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके पास भटके। अब रात के समय बेंजामिन और नायर जब साथ में थे तब बेंजामिन बताता है कि वो यहाँ से पहले एक आर्मी ऑफिसर था और 1963 चाइना वॉर के दौरान तो वो बस मरने ही वाला था। तभी एक सोल्जर ने आकर उसे बचा लिया और आज वो सोल्जर उसी का सिक्योरिटी गार्ड है। बेंजामिन कहता है कि वो मेरे कहने पर कुछ भी कर सकता है,
फिर चाहे मर्डर ही क्यों ना हो, क्योंकि बेंजामिन ने उसकी मेमोरी भी हिप्नोसिस से मिटा दी थी। अब नायर को अपने बेड के पास एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है और उसे लगता है कि ये सब क्लू हुसैन दे रहा है, इसलिए वो हुसैन पे जाकर गुस्सा करने लगता है, पर हुसैन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी नायर की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें नायर और नित्या एक साथ खड़े थे। तभी सीन चेंज होता है और हमें नित्या और नायर साथ में दिखते हैं, यानी हुसैन की पेंटिंग सच में फ्यूचर दिखाती है। अब यहाँ एकदम से रेणुका आती है और वो नित्या को ले जाने लगती है, लेकिन नायर उसे रोकता है। जब रेणुका नहीं मानती तो नायर उसे एक चाटा लगा देता है। रेणुका तुरंत बेंजामिन के पास जाती है और नायर को वहाँ से निकालने के लिए कहती है। बेंजामिन भी कहता है जरूर, और वो बहुत ही क्रिपी स्माइल करता है, यानी वो नायर के साथ कुछ तो करने वाला है। अब धीरे धीरे नायर नित्या से उसके पिता के बारे में पूछता है और नित्या की भी मेमोरी वापस आने लगती है। तब हम नित्या का पास्ट देखते हैं जिसमें उसे विनय से प्यार था। अब एक दिन जब नित्या अपने पिता के पास अपनी फलक का बाल लेकर जाती है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जब भी कोई फलक का बाल टूटे तो मेरे पास ले आना, इससे तुम्हारी विशेष पूरी होंगी। जैसे नित्या अपने पिता के पास आती है तो वो देखती है कि उसके पिता की तो अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर बहस हो रही है। तभी नित्या के पिता उसे रूम में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन नित्या वहीं चेयर पर बैठ जाती है और बातों बातों में वो दोनों अपने भाई जय नारायण को ही मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। पिता को मरता देखकर नित्या गुस्से में आ जाती है और वो उन पर अटैक कर देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नित्या रोते हुए नायर को गले लगा लेती है और इन दोनों को साथ में जीवन गुस्से में देख रहा था। अब नायर डॉक्टर बेंजामिन को कहता है कि वो अपने साथ नित्या को लेकर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ जीवन आकर नित्या को जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर नित्या उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगा। बेंजामिन उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद बेंजामिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसे पिटवा देते हैं। उसके बाद नायर नित्या को ले जाने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन वहाँ नित्या नहीं होती, पर वहाँ पर उसे फोटो का आखिरी टुकड़ा भी मिल जाता है और तीनों टुकड़ों को मिलाकर एक कॉफिन बॉक्स की फोटो बनती है जिसमें बेंजामिन अपने पेशेंट को टॉर्चर करता था। अब नायर उसी खुफिया सेल में जाता है जहाँ लक्ष्मी नायर का गला पकड़ लेती है और कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुम गए क्यों नहीं। तभी नायर को हॉस्पिटल के बाहर एक कार जाती हुई दिखती है। नायर को लगता है कि उसमें नित्या है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसमें तो जीवन निकलता है। अब नायर वापस हॉस्पिटल आता है जहाँ सारे पेशेंट नित्या को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं और खूब ढूंढने के बाद उसे नित्या एक चेयर पर बंधी मिल जाती है। नायर नित्या को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेंजामिन उस पर हमला कर देता है। अब जब नायर की आंखें खुलती है तो वो एक इलेक्ट्रिक टेबल से बना हुआ था और बेंजामिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला था, पर तभी नित्या वहाँ आकर अपनी कलरी पट्टू से नायर को बचा लेती है, जिसके बाद दोनों मिलकर बेंजामिन से लड़ते हैं और फिर नायर बेंजामिन को बेहोश कर देता है और नित्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस हॉस्पिटल में एक और आदमी आता है जो बेंजामिन से कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर नायर है और मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। यह सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर वो कौन था जो नित्या को ले गया। तभी डॉक्टर नायर को उस नकली डॉक्टर नायर की फोटो हुसैन के पास दिखती है और वो कहते हैं कि ये तो मेरा ही पेशेंट है जिसका नाम विनय है और इसको हेलुसिनेशन की बीमारी है, यानी वो हर चीज को इमेजिन ही करता रहता है। तब हमें पता चलता है कि नायर का पानी में गिरना उसका हेलुसिनेशन ही था, क्योंकि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। लक्ष्मी से बात करना भी उसकी इमेजिनेशन ही थी और जो फोटो के टुकड़े उसे मिल रहे थे वो खुद ही वहाँ पर रखता था और खुद ही उठाता था और इसी का इलाज डॉक्टर नायर कर रहे थे। आगे डॉक्टर नायर बताते हैं कि विनय की माँ लक्ष्मी तो पहले ही मर चुकी थी और कुछ दिन पहले ही विनय उनके हॉस्पिटल से भी भाग गया था। डॉक्टर कहते हैं कि विनय नॉर्मल नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट के समय वो ऐसा बिहेव करता था कि वो एकदम नॉर्मल इंसान हो। अब हमें दिखाते हैं कि जब जय नारायण वर्मा को उसके भाइयों ने मार दिया तब नित्या उन पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों नित्या को मारकर गिरा देते हैं। उसी समय वहाँ पर विनय आता है और नित्या को ऐसी हालत में देखकर उन दोनों भाइयों को ही मार देता है। साथ ही वह एक भाई की बीवी को भी मार देता है, यानी जो हमें स्टार्टिंग में मर्डर वाला सीन दिखाया गया था वो सारे ही मर्डर विनय ने किए थे। अब हमें विनय और नित्या को साथ में दिखाते हैं जो साथ में बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मिस्ट्री से भरी साउथ की मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए।